जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। और एक बार एक मुस्कुराहट के साथ में कमेंट सेक्शन में सब आप चाहे किसी भी स्थिति में हो दोस्त एक बार मुस्कुराएंगे, क्योंकि कहते हैं अध्ययन का एक नियम है कि आप शांत और मुस्कुराते हुए पढ़ें। एकदम से शांतचित्त होकर पढ़ें तो वो मेमोरी भी डेवलप होती है और हमारी पढ़ाई भी अच्छी होती है। तो एक मुस्कुराहट मैं आप सबकी देखना चाहूँगा। और दोस्त आज हम पहुंच चुके हैं आपका दूसरे प्रैक्टिस सेट पर, और उम्मीद करूंगा एक बार थम्स अप सारे दोस्त करेंगे कि भैया हम जब भी अगले प्रैक्टिस सेट में आएंगे तो पिछले प्रैक्टिस सेट से कोई भी प्रश्न आप हमसे पूछेंगे, हम उसको बताने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और यही एक चीज़ आपको आपके सिलेक्शन की तरफ लेके जाएगी। ठीक है, जो दोस्त आज ही प्रैक्टिस सेट से जुड़ रहे हो पिछले प्रैक्टिस सेट को जरूर कर लेना और खुद से वादा करना कि जितने जितने हम प्रैक्टिस सेट आगे करते रहेंगे, क्योंकि दोस्त अगर इस जर्नी में आप पीछे हो गए तो पीछे हो ही जाओगे। इसीलिए पीछे नहीं होना है, आगे बने रहना है। तो आप अपनी तैयारी को बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ाते रहोगे। और मैं आप लोगों से एक बार पूछना चाहूँगा, कल के प्रैक्टिस सेट के दोस्त आपको टाइम पता होना चाहिए। 2 बजे हिंदी, 3 बजे जीएस, 4 बजे मैथ्स और 5 बजे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पर होता है। कल के 5 प्रश्न जो मैंने कल के प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को कराए, ये 5 प्रश्नों के जवाब आप बहुत ज़बरदस्त देंगे और आपका स्कोर 5/5 में देखना चाहूँगा। एक बार बताएंगे कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो क्या आंसर आएगा आपका आंसर आएगा भैया जी आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है? कुचिपुड़ी कहाँ का क्लासिकल डांस है? ये आंध्र प्रदेश का है। बागेश्वरी कमर भारत की एकमात्र कौन से वाद्य यंत्र से जुड़ी हुई हैं? तो एकमात्र ये आपकी सहनाई वादक हैं, फ्लेगोट बजाती हैं। क्या बोलोगे? ये सहनाई वादक हैं जी, हम कभी गलत नहीं करेंगे। लोक रंग उत्सव कहाँ मनाया जाता है, यानी किस स्टेट में लोक रंग उत्सव को मनाया जाता है? तो आपका आंसर आना चाहिए मध्य प्रदेश में। कहाँ पर जी? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में आपका लोक रंग उत्सव को मनाया जाता है। और मौलिक अधिकार की अवधारणा किस देश से ली गई है, यानी हमने जो फंडामेंटल राइट लिए हैं वो किस देश से लिए हैं? तो क्या आंसर आएगा आपका? यूएसए से लिए हैं। मौलिक कर्तव्य दोस्त हमने कहाँ से लिए? यूएसएसआर से लिए हैं, कभी गलत नहीं करना है। और विरासत पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो क्या आंसर आएगा आपका? गृह मंत्रालय ने, यानी कि होम मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। किसने? होम मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। तो एक बार स्कोर दिखा देंगे दोस्तों का मुझे। पवन राज जी का स्कोर 5 है। गौरव यादव जी 4 स्कोर नहीं करना दोस्त, हर रोज 5। निखिल सिंह कुमार 3, बहुत ईमानदारी से सब लोग अपना स्कोर बताते हुए। करण राहुल गैंगवार प्रहलाद साकिया का स्कोर 4 है। शिवांगी तिवारी 5 स्कोर है। एसके 5 स्कोर है। ऐसे ही दोस्त सबका स्कोर मैं 5 देखना चाहूँगा, ये प्रॉमिस तुम खुद से करना। आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। बहुत अच्छे से नोट्स बनाना। पीडीएफ मैं आपको बता चुका हूं, रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन में आप जैसे ही उसको इंस्टॉल करेंगे, क्लास पीडीएफ नोट्स में जाएंगे तो सबसे ऊपर ही आपको मिल जाएगा नवीन सर जीएस अवतार 2.0 प्रैक्टिस सेट। तो वहां से आपको ये पीडीएफ मिल ही जाएगी। लेकिन दोस्त मैं आपसे हमेशा ये बोलता हूं कि आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए जो आपको सिलेक्शन की तरफ लेकर के जाएंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, संगीत के दिग्गज पंडित रविशंकर संगीत की निम्नलिखित में से किस शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? पंडित रविशंकर, आप ये भी बताएंगे कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो क्या आंसर आएगा? ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय वादन से जुड़े हुए हैं। किससे? वादन, क्योंकि ये एक वादक हैं। और वादक किससे जुड़े हुए हैं? ये वादक हैं। कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? सितार। तो कभी भी वादन और गायन में कंफ्यूज नहीं होना है। तो वादन यानी कि वादक हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन पूछे तो पंडित भीमसेन जोशी का नाम सबसे बड़ा आता है। क्या बोलोगे? पंडित भीमसेन जोशी हम भैया कभी नहीं भूलेंगे। और आपसे पूछे कर्नाटक शास्त्रीय गायन से कौन जुड़ी हुई है? तो एमएस सुब्बू लक्ष्मी जुड़ी हुई है। कौन? एमएस सुब्बू लक्ष्मी जुड़ी हुई है। एमएस सुब्बू लक्ष्मी जुड़ी हुई है। ठीक है, जिनको भारत रत्न किस वर्ष में मिला था बताएं जरा? तो आप कहेंगे भारत रत्न मिला इनको 1998 में। और ये पहली संगीतकार बनी भारत रत्न पाने वाली। कौन है ये? पहली संगीतकार हैं जिनको भारत रत्न मिला है, पहली संगीतकार हैं। पंडित भीमसेन जोशी, इनको मिला भैया 2008 में।
तो मुझे बताइए पंडित जो रविशंकर हैं, यानी पंडित रविशंकर, इनको भारत रत्न किस वर्ष में मिला? सारे दोस्तों का आंसर आना चाहिए। हिंदुस्तानी संगीत जो होता है दोस्त, ये नॉर्थ इंडिया में होता है, कभी भी मैं आपसे पूछूंगा। और कर्नाटक संगीत जो होता है ये साउथ इंडिया का म्यूजिक है। कहाँ का? ये दक्षिण भारत का म्यूजिक है। क्या बोलेंगे? दक्षिण भारत का म्यूजिक है। बात कर लेते हैं पंडित रविशंकर की। क्या बोलेंगे? बात करेंगे पंडित रविशंकर की। मुझे बताइए उनको ग्रैमी पहले बार किस वर्ष मिला था? और एक क्रम याद रख लेना ताकि भूलो ना। क्या बोलोगे? हम बात कर रहे हैं पंडित रविशंकर की, बात हम कर रहे हैं दोस्त पंडित रविशंकर। और पंडित रविशंकर जी को जो ग्रैमी अवार्ड मिला, ग्रैमी मिला इनको पहली बार मिला 1967 में, 1967 में। और कौन सी एल्बम थी? वेस्ट मीट्स ईस्ट। क्या बोलोगे? आपका वेस्ट मीट्स ईस्ट, ये क्या थी? इनकी एल्बम का नाम है। ये इनकी एल्बम का नाम है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना। कुल कितने ग्रैमी इनको मिले हैं? तो आप कहेंगे कुल इनको भैया 4 + 1, एक बार ऑनररी और 4 बार मानद, यानी कुल मिला के 5 बार इनको ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है। कभी गलती ना करें। तो पहली बार जब ग्रैमी इनको मिला 1967 में, अगर मैं बात करूं 1967 में ही इनको दोस्त कौन सा आपका क्या बोलोगे पद्म भूषण मिलता है। कौन सा? पद्म भूषण मिलता है इनको। और इसमें यदि मैं 14 ऐड करूं, कभी भी याद रख लेना, एक बार 14 ऐड करना, एक बार 16 ऐड करना, तो 1981 में इनको मिला है पद्म विभूषण। क्या? पद्म विभूषण मिला है। और 16 यदि मैं ऐड कर दूं आपका, यानी 1900 क्या बोलोगे आपका, सॉरी 18 ऐड करना, 1999 में इनको मिला भारत रत्न। क्या बोलोगे? भारत रत्न मिला इनको 14 4 18। क्या बोलेंगे? 1900 क्या बोलोगे? 99 में क्या मिला है इनको? भारत रत्न। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका घराना पूछे किस घराने से ये जुड़े हुए हैं, तो बोलना बनारस घराना। कौन सा घराना है? बनारस घराना है। और इनसे पूछे संगीत नाटक अकादमी को कब मिला, तो संगीत नाटक अकादमी, क्योंकि इतना बड़ा नाम है प्रश्न सारे पूछे जाते हैं, 1962 में। तो 1967 की सीरीज क्या बोलोगे? 1967 में भैया इनको मिला पहले, सबसे पहले आपका ग्रैमी, 1967 में ही पद्म भूषण। और आपका क्या बोलोगे दोस्त? 14 जोड़े तो क्या बनेगा आपका? 1981। और फिर 18 जोड़े तो 1999, वो भारत रत्न होगा। मैं पूछूं भारत के शीर्ष सम्मान में से कौन सा इनको नहीं मिला है? तो पद्म भूषण मिल चुका, पद्म विभूषण, भारत रत्न मिल चुका, तो कौन सा नहीं मिला? बोलो आप क्या बोलोगे भैया? पद्म श्री इनको मिला, यस और नो? क्या बोलोगे? पद्म श्री क्या इनको मिला है? आप कहेंगे इनको पद्म श्री नहीं मिला है। ये उत्तर आपका होना चाहिए, पद्म श्री इनको नहीं मिला है। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना पहलू, मर्दाना पहलू मैंने कल बताया, 2 तरह के शास्त्रीय नृत्य में भाव होते हैं। एक तो होता है दोस्त आपका कौन सा भाव? एक होता है तांडव भाव, यानी कौन सा? तांडव भाव होता है जो भगवान शिव के लिए। तो भगवान शिव कौन है? पुरुष है। और आपका अगर मैं बात करूं लास्य, जो स्त्री भाव को यानी कि पार्वती जी को दर्शाता है, उनके नृत्य को दर्शाता है। तो मर्दाना पहलू मणिपुरी, मुझे बताएं मणिपुरी किस स्टेट का डांस है? क्या ये शास्त्रीय नृत्य है या नहीं? आप कहेंगे जी भैया ये शास्त्रीय नृत्य है। और इसके मर्दाना भाग को बोलते हैं आपका क्या बोलोगे? चोलोम इसको कहते हैं। और रास से होती है रासलीला की प्रस्तुति। कभी पूछे मणिपुरी में रासलीला की प्रस्तुति किस भाव से की जाती है, तो वो होता है आपका रास। क्या बोलोगे? रास। अगर मैं पूछूं मणिपुरी की बात, तो मणिपुरी राधा कृष्ण के प्रेम को समर्पित है। इसी को क्या बोलते हैं हम? राधा कृष्ण प्रेम पर आधारित है ये। इसी को दोस्त हम कहते हैं राधा कृष्ण प्रेम पर आधारित, यानी कि ये कौन से संप्रदाय से जुड़ा हुआ है? वैष्णव संप्रदाय से ये जुड़ा हुआ है, वैष्णव संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। याद रख लेना मणिपुरी नृत्य का एक महत्वपूर्ण भाग है। ऐसे ही मैं सारे शास्त्रीय नृत्यों की डिटेल आपको दूंगा। मणिपुरी नृत्य का भाग है आपका क्या बोलोगे? मणिपुरी नृत्य का भाग है लाई हरोबा। मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क कर लो, लाई हरोबा कहाँ पर आयोजित होता है? मणिपुरी में। ठीक है,
इसमें क्या होता है, लाई हरोबा में जो देवता होते हैं, देवताओं की एक मीरा बनती है। क्या बोलोगे? देवताओं की मीरा बनना। मीराबाई का नाम सुना है आपने? देवताओं की मीरा बनना, जो भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं। आपसे पूछे मणिपुरी की कितनी शैली हैं, मणिपुरी की कितनी स्टाइल हैं, तो आप कहना मणिपुरी की 3 शैली हैं, 3 स्टाइल हैं, 3 शैली हैं। क्या बोलोगे? मंडल रसक, मंडल रसक, ताई रसक। क्या बोलेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ताई रसक, और तीसरी इसमें आती है डंडा रसक। क्या? डंडा रसक। तो 4 ऑप्शन आपको देता है और पूछता है कौन सी मणिपुरी नृत्य की स्टाइल नहीं है। क्या बोलोगे? मंडल रसक है, ताई रसक है और डंडा रसक है। तो मंडल, ताई और डंडा को याद रखेंगे। और अगर मैं आपसे पूछ लूं मणिपुरी नृत्य में जो पोशाक, जो पोस्टर में आप देख रहे हैं, पोस्टर में आपको दिख रही होगी, इस पोशाक का क्या नाम है, इस ड्रेस का क्या नाम है, तो ये है पोटलाई पोशाक। तो आपसे कभी पूछे पोटलाई जो ड्रेस है ये किस डांस में होती है, तो क्या बोलोगे? मणिपुरी में होती है। किस में होती है? मणिपुरी में होती है। कभी भी गलती नहीं करनी है। क्या बोलोगे? पोटलाई ड्रेस का संबंध किस स्टेट से है, तो हमारा आंसर आएगा भैया मणिपुर से है, मणिपुर से। बर्मी भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है, यानी बर्मी भारत के किस पड़ोसी देश में बोली जाती है? आप लोगों को पता होना चाहिए भारत का ही हिस्सा था कभी म्यांमार, म्यांमार कभी भारत का ही हिस्सा था। इसका पुराना नाम क्या है? म्यांमार का बच्चे पुराना नाम क्या है, तो क्या बोलोगे? इसका पुराना नाम था बर्मा। तो यहीं की भाषा है कौन सी आपकी? यहीं की भाषा है जी बर्मी। क्या बोलोगे? बर्मी यहीं की भाषा है। म्यांमार को हमने 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, क्या बोलोगे? भारत शासन अधिनियम था, उसके द्वारा ये भारत से अलग कर दिया गया। और म्यांमार का जो गठन हुआ दोस्त आपका, वह गठन हुआ 1937 में। क्या बोलोगे? 1937 में गठन हुआ किसका? म्यांमार का। गलती नहीं करनी है। तो क्या बोलेंगे? बर्मी किसकी है? म्यांमार की। ऐसे ही आपसे पूछे भारत के जो दोस्त पड़ोसी देशों में अफगानिस्तान में कौन सी भाषा बोली जाती है, क्योंकि एसएससी का स्टैटिक जीके का बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक बनता है भारत और उसके पड़ोसी देश। तो आप कभी गलती ना करें। अफगानिस्तान की भाषा बताइए, भूटान की भाषा मुझको बताइए, इंडोनेशिया की भाषा आप मुझको बताइए कि इंडोनेशिया में कौन सी भाषा बोली जाती है। ब्रुनेई की भाषा बताइए, ब्रुनेई की कौन सी भाषा बोली जाती है। इजराइल की भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। कंबोडिया की भाषा आप मुझे बताइए, कंबोडिया में कौन सी भाषा बोली जाती है। किसमें? कंबोडिया में कौन सी भाषा बोली जाती है। मालदीव में कौन सी भाषा बोली जाती है। केन्या में कौन सी भाषा बोली जाती है। और तजाकिस्तान में कौन सी भाषा बोली जाती है। और साथ में बताना चाइना में, जो दुनिया की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा वो चाइना की है। तो चाइना में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? क्या बोलेंगे? अफगानिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो अफगानिस्तान में चलती है दारी और पश्तो। क्या बोलोगे? दारी और पश्तो का संबंध किससे? अफगानिस्तान से। भूटान में चलती है दजोंगखा। क्या बोलोगे? जिसको जोंगखा भी हम बोलते हैं, जोंगखा। इंडोनेशिया में मलय चलती है। ब्रुनेई में चलती है हिब्रू भाषा। तो हिब्रू भाषा का संबंध किससे है दोस्त आपका? तो बोलेंगे ब्रुनेई से संबंध है। ठीक है। ऐसे ही इजराइल की हम अगर बात करें, सॉरी ब्रुनेई में, इजराइल में हिब्रू बोली जाती है। हिब्रू कहाँ पर बोली जाएगी? ये आपका इजराइल में बोली जाती है। हिब्रू इजराइल में बोली जाती है। और इंडोनेशिया की अगर हम बात करें और ब्रुनेई की बात करते हैं, यहाँ पर मलय बोली जाती है। क्या बोलोगे? मलय इंडोनेशिया में भी। और इंडोनेशिया में आपका मलय के अलावा एक भाषा और बोली जाती है जिसको हम बोलते हैं भाषा। मैं आप लोगों से पूछता हूं दोस्त, इंडोनेशिया की नई भाषा का नाम बताइए या नई राजधानी का नाम बताइए जो उन्होंने नई राजधानी बनाई है। कंबोडिया की यदि हम आपसे पूछे तो खमेर भाषा होगी। मालदीव की मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क करना, द्विवेही, एसएससी ने सबसे ज्यादा पूछी है। और केन्या की आपकी स्वाहिली। क्या बोलोगे? स्वाहिली भाषा। क्या बोलोगे? स्वाहिली। तजाकिस्तान की बोले तो ताजिक ही है। और चाइना की सारे दोस्तों से उत्तर चाहूंगा।
चाइना की भाषा का उत्तर सारे दोस्तों से चाहूंगा कि चीन में कौन सी भाषा बोली जाती है, जो दुनिया की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा भी है। तो क्या आंसर आएगा? मंदारिन बोली जाती है जी। क्या बोली जाती है? मंदारिन। इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लो, क्योंकि ये दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? वो आपकी मंदारिन है। ठीक है, मंदारिन है। नेक्स्ट है साओ जो आओ त्योहार मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में कैथोलिक ईसाइयों द्वारा मनाया जाता है? एक बार मेरे वो सारे दोस्त थम्स अप करेंगे जो अब से पहले दिल्ली पुलिस के प्रैक्टिस सेट से जुड़े रहे थे, जिनको दिल्ली पुलिस के वो मैंने 80 सेट कराए थे, जिनको वो प्रैक्टिस सेट याद हैं, एक बार बताएंगे। उनकी एक शानदार प्रैक्टिस यहाँ पर होने जा रही है, शायद उनको चीज़ें रिवाइव हो जाती होंगी, बार बार याद आ जाती होंगी। तो बोलेंगे क्या? आपका गोवा होगा जी। क्या बोलोगे? गोवा होगा, गोवा। और गोवा के और कौन कौन से त्योहार हैं मैं अगर बात करूं, जब आप घूमने जाओगे गोवा तो भैया गोवा में रेत पर लेटोगे जाके? नहीं, समुद्र के किनारे। जी भैया, बड़े आराम से लेटेंगे। तो भैया जो वहाँ सूर्य निकलेगा वो आपकी स्किन को बर्न करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा भैया। तो आप वहाँ गोवा क्या करने जाते हो भैया? सिंगिंग को देखने जाते हो। वहाँ बड़े गाने वाने चलते रहते हैं, ड्रम व्रम वहाँ बजते रहते हैं, बोन ड्रम। और ज़्यादातर कौन जाता है गोवा? 3 किंग्स। ज़्यादातर आप देखोगे 3 इडियट्स भी आपने देखी होगी, 3 दोस्त ही होते हैं जो हर जगह होते हैं, 3 दोस्त ही होते हैं। तो क्या बोलोगे? 3 किंग्स। कहाँ जाएंगे जी? गोवा जाएंगे, गोवा। अच्छा, गोवा जाके शर्ट के बटन खोलोगे? हाँ जी भैया, शर्ट के बटन खोल के वहाँ लोग घूमते रहते हैं, इसीलिए वो टैटू बनवा के जाते हैं ताकि उनका टैटू दिखे। ठीक है। अंगूर महोत्सव, क्या बोलोगे? अंगूर महोत्सव है आपका। और साथ में वास्को महोत्सव कहाँ पर मनता है? कौन सा? वास्को महोत्सव कहाँ का है? तो वास्को महोत्सव आप कहेंगे जी गोवा का है। कहाँ का है? गोवा का है जी। कभी गलती तो नहीं करेंगे? नहीं भैया, नहीं करेंगे। मणिपुर का बताओ। देखो मणि क्या, मैं मणि को क्या बोलता हूँ? मणि को हमेशा हम अपनी सारी क्लासेस में बोलेंगे डायमंड। मणि बोले तो डायमंड। और मणि, डायमंड की रिंग कब मिलती है भैया? सगाई में मिलती है, सगाई में। और भाभी जी जैसे ही उनको डायमंड की रिंग मिली तो उसको चूम लेती हैं, कहती हैं बताओ मेरे ससुराल वालों ने कितनी अच्छी डायमंड की रिंग दी है। मणि दी है कब? सगाई में। आसाम जो बहू आई है, बीहू कहाँ का है? आसाम का। आसाम जो बहू आई है वो बड़ी बहस करती है, बैसागु। क्या बोलोगे? बैसागु। और भैया बहस करेगी तो क्या बोलोगे? बहस करोगे तो उसकी देह उसके घर वाले ने पटका दी, देहिंग पटकाई। बोला बहस करती है मुझसे, देहिंग पटकाई। क्या बोलोगे? देहिंग पटकाई। विकास रावत जी, आपका उत्तर एकदम सही है दोस्त। ठीक है। नागालैंड की बताओ। नाग कहाँ रहता भैया? बिल में रहता। हॉर्न बजा, बिल से निकल के आ गया नाग। एक लड़की स्कूटी पे जा रही थी, उसने ऐसे हॉर्न बजाया, पी पी पी। एकदम से हॉर्न बजते ही बिल से नाग निकल के आ गया और सी क्राई करने लग गई। लड़की का तुमको पता ही है बाबू भैया, क्या बोलोगे? सी एकदम से नाग को देखते ही क्राई करने लग गई, रोने लग गई। सी क्राई, हॉर्न बिल, दोनों याद रखने। पुराने छात्र बताएंगे कि हॉर्नबिल जो त्योहार है वो कितने दिन मनाया जाता है? किसी दिन बाद में बात करेंगे। डेज को हम ऐसे ऐसे धीरे धीरे पहले बेस बनाएंगे सबका, फिर एडवांस टू एडवांस ऐसे लेके चलेंगे। 10 दिन जिनका उत्तर आएगा, गजब उत्तर आया। 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। 1963 में दोस्त आपकी किसकी स्थापना हुई नागालैंड की? तो सन 2000 से हम इसको मनाते हैं। इस बार हमने 23वां मनाया था, 23वां हॉर्नबिल उत्सव हमने मनाया था। 10 दिन मनता है। आगे आ जाओ जी। नीरू स्वामी पिल्लई और राजा रत्नम पिल्लई। पिल्लई रूट वर्ड जहां भी मिले पिल्लई लिखा हुआ किस वाद्य यंत्र के प्रतिपादक हैं? तो क्या बोलोगे भैया? नाद स्वरम कह दे, या फिर मैंडोलिन कह दे, या फिर आपका मृदंगम कह दे, या सारंगी कह दे। सारंगी के कल बताए गुरुजी। भीमसेन जोशी का भारत रत्न 2001 होगा। अच्छा, तुम भारत सरकार हो तो फिर लता मंगेशकर का कब होगा? फिर लता मंगेशकर तुम 1975 बोल दोगे। फिर बिस्मिल्लाह खान कब होगा? ऐसे समझो जैसे घर से देता हो ये बच्चा भारत रत्न। कह रहा गुरुजी 2001 होगा। बेटा 2008 है उनका। ठीक है। जब विकल्प में 2008 ना मिले तब हम 2009 चुनेंगे। ठीक है। कभी कभी परीक्षा में उनका 2008 ना दे करके 2009 देता, क्योंकि रिसीविंग उसकी 2009 की है। ठीक है।
नीरू स्वामी पिल्लई और राजरत्नम पिल्लई किस वाद्य यंत्र को बजाते तो क्या बोलोगे? नादस्वरम से। ये दो नाम और तीसरा नाम दोस्त शेख चिन्ना मौला, इन तीन नाम के अलावा नादस्वरम से आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। शेख चिन्ना मौला। सारंगी जो कल बता दिए, ठीक है, सारंगी जो कल बता दिए वो याद हैं, थम्स अप कर दो जी। मैंडोलिन से बोलेंगे यू श्रीनिवासन। एकमात्र नाम है जो एसएससी के एग्जाम्स में छाया रहता है, यू श्रीनिवासन। और तापस राय, क्या बोलोगे? तापस राय तो एक बार सीपीओ में पूछे गए, लेकिन यू श्रीनिवासन कम से कम एसएससी दीवानी है इनकी, ऐसे समझो एसएससी में पेपर बनाने वाली इनसे प्यार करती हो, इतने पूछे जाते हैं। मृदंगम की अगर बात करें, आरवी राघवन है, आरवी राघवन है और केवी प्रसाद हैं। कौन है? आरवी राघवन और केवी प्रसाद हैं। कौन है जी? केवी प्रसाद हैं। सारंगी के कल के याद हैं तो एक और याद रख लो, मुरादे कर दो पूरी सारी। मुरादे सारी पूरी होंगी जो तुमने सोचा अगर मेहनत करोगे। मुराद अली किससे? सारंगी से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है, सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? क्या बोलोगे जी? सिंगालीला जो नेशनल पार्क है वो किस राज्य में स्थित है? क्या कहेंगे जी? छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में, केरल में या पश्चिम बंगाल में? क्या बोलोगे? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है जी? पश्चिम बंगाल में स्थित है। अच्छा बताओ, आप लोग वर्दी पहनोगे, सिंघम भी वर्दी पहनता था या नहीं? हाँ भैया जी, सिंघम भी वर्दी पहनता था, ठीक है, सिंघम भी वर्दी पहनता था। सिंघम से याद कर लो, तो सिंघम कहाँ रहता है? रहेगा फिर बंगले में रहेगा वर्दी पहन के। और ऐसी थोड़ी वर्दी मिलेगी भाई जब सुंदरवन यानी सुंदर सुंदर बुक्स उसके बंगले में होंगी, जब पढ़ाई करेगा, सुंदरवन हो गया, बुक्सा हो गया, फिर क्या होगा भैया? जब बुक्स अच्छी अच्छी होंगी तो जल्दी से फिर उसकी शादी भी होगी या नहीं होगी? हाँ जी होगी, जल्दा पारा। और फिर गोरी सी कौन आएगी? बहू जो उसको मारा करेगी। गोरू मारा, गोरी मारा। कितनी गोरी आएगी जी? नोरा के जितनी गोरी आएगी। नोरा को जानते हो या नहीं जानते? बताओ फटाफट से। नोरा को जानते हो या नहीं जानते? भैया सब जानते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं समझ लेना। मैं ये सोच रहा हूँ सुंदर ये बोलोगे जी, ऐसी ना आए तो ही ठीक है। सुंदरबन नेशनल पार्क, बुक्सा, जल्दापारा, गोरुमारा और नौरा। नौरा एक वैली है, इसको नौरा वैली बोलते हैं। एसएससी बहुत पूछता, वैली मीन्स घाटी। वैली मीन्स क्या होता है? घाटी होता है। और घाटी की अगर मैं बात करूं, बताओ जी साइलेंट वैली कहाँ पर है? साइलेंट वैली कहाँ पर है दोस्त? आपका फ्लावर वैली भारत के किस राज्य में स्थित है? फ्लावर घाटी जिसको बोलते हैं हम। और दोस्त पिन वैली कहाँ पर स्थित है? किस राज्य में? ये चार वैली हैं भारत की जो पूछी जाती है। साइलेंट कहाँ के रहते? केरल के पढ़े लिखे। फ्लावर कहाँ पर? उत्तर में, उसने उसको उत्तर अच्छा दिया तो वो भी उसके लिए फ्लावर लाया। और पिन कौन चुभाती हैं? हिमाचल। ये शरारती है भाई, हिमा और आंचल सबके पिन चुभाती हैं। विन वैली हिमाचल प्रदेश का, कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का। फ्लावर दिया उत्तर में, ये लो तुमको फ्लावर दे देते, ठीक है। उस क्या समझा था वो डायलॉग कौन सा भाई? फ्लावर समझी थी क्या? साइलेंट वैली क्या बोलोगे? अपुन फ्लावर समझी थे क्या? ऐसे ही कुछ कुछ और है। साइलेंट वैली कहाँ का है? केरल का है। छत्तीसगढ़ की बात करें भाई, छत, आपके घर की जो छत है क्या बोलोगे? ये छत पे हो गई घास, घासी दास। क्या बोलोगे? घासी दास। तो घास को उखाड़ा आपने, बोले कहाँ गिर दे इस घास को? तो बोले इंदर की छत पर डाल दो। बराबर में इंदर की छत है तो इंद्रावती हो गया आपका। कांगेर हो गया, क्या है ये? कांगेर, कांगेर। और घासीदास हो गया। कर्नाटक की यदि बात करें, अंसी और बन्नेर घाटा। अंसी करती है बहुत नाटक, इसमें अंसी का ही है घाटा। क्या बोलोगे? कर्नाटक का अंसी और बन्नेर घाटा। और केरल का दोस्त मथिकेट्टन। अच्छा, सबसे ज्यादा साक्षरता किस राज्य की है? मथिकेट्टन हो गया आपका। और साइलेंट वैली मैंने आपको बता ही दिया। देखो केरल के पढ़े लिखे, तो भैया पढ़े लिखे ज्यादा पढ़ते तो माथे में थोड़ा दर्द हो जाता। मथिकेट्टन और बेचारे पढ़े लिखा आदमी कैसा मिलेगा तुमको? साइलेंट मिलेगा, वो ज्यादा फालतू की बात नहीं करता। तो साइलेंट वैली ये कहाँ के हैं? ये केरल के हैं। गलती नहीं करनी है, ठीक है, गलती नहीं करनी है। नेक्स्ट है, भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया? बताएंगे जी। भारत ने ओलंपिक
भारत ने, बोलेंगे भी फटाफट से, ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था? 1928। बहुत सारे बच्चों का मैं आंसर देख पा रहा हूँ गलत है। भारत ने पहली बार 1920 में भाग लिया था, 1920 में। और याद रख लेना ये एंटवर्प ओलंपिक थे। क्या आप मुझे बता सकते हैं एंटवर्प किस देश में स्थित है? क्या बोलोगे? एंटवर्प ये किस कंट्री में स्थित है? अगर मैं दोस्त आपसे बोलूं, क्या बोलोगे? किसके तौर पर पूछ रहा है ये? राष्ट्र के तौर पर। किसके तौर पर? एक देश के तौर पर हम गए आपका पहली बार 1920 में। और हमारे जो गए थे यहाँ पर 5 एथलीट गए थे। कितने गए थे? 1920 में हमारे 5 एथलीट गए थे। और याद रख लेना यहाँ पर जो हमारा ध्वजवाहक थी, ध्वजवाहक कौन थी आपकी? पूर्मा बनर्जी थी। क्या बोलोगे? पूर्मा बनर्जी। तो पहली बार जब देश के तौर पर हमने भाग लिया तो हमारी ध्वजवाहक कौन रही? तो आप कहेंगे पूर्मा बनर्जी रही, पूर्मा बनर्जी रही। लेकिन पहली बार अगर मैं बात करूं, पहली बार भारत ने सन 1900 में भाग लिया और भारत की तरफ से गए थे नॉर्मन प्रिजार्ड। क्या बोलोगे? ब्रिटिश भारत की तरफ से नॉर्मन प्रिजार्ड, जिन्होंने 2 सिल्वर मेडल जीते थे। किसमें? दौड़ में। किसमें? दौड़ में 2 सिल्वर मेडल इन्होंने जीते थे। ठीक है। एंटवर्प, जिन दोस्तों ने कहा नीदरलैंड, गलत बोल रहे हैं। एंटवर्प मित्र आपका बेल्जियम में स्थित है। क्या बोलोगे? बेल्जियम में स्थित है। क्या बोलोगे? बेल्जियम में स्थित है। ठीक है। तो ये तो हुई भारत के पार्टिसिपेशन की बात कि भारत ने पार्टिसिपेट किया। आप मुझे बताइए, अगर मैं पूछूं भारत के लिए ओलंपिक में पहला मेडल किसने जीता? भारत के लिए ओलंपिक में पहला मेडल, भारत के लिए पहला पदक कब जीता? ठीक है, पहला पदक किसने जीता मुझे बताएंगे। मुझे आपसे पूछना है भारत के लिए पहला रजत पदक किसने जीता? भारत के लिए पहला सिल्वर मेडल किसने जीता? क्या बोलोगे? पहला सिल्वर मेडल यानी कि पहला रजत पदक मैं आपसे पूछ लूं दोस्त किसने जीता? और मैं आपसे पूछूं भारत के लिए पहला व्यक्तिगत गोल्ड किसने जीता? भारत के लिए पहला व्यक्तिगत गोल्ड, ये भी व्यक्तिगत बताना है, ये भी व्यक्तिगत बताना है, दोनों आपको व्यक्तिगत बताने हैं। ठीक है, मतलब अकेले आदमी ने, व्यक्तिगत से मतलब है अकेले आदमी ने। तो भारत के लिए पहला जो आपका दोस्त पदक आया वो 1952 में आया, हेलसिंकी में आया। हेलसिंकी किसकी राजधानी है? क्या बोलोगे? फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी। ये केडी जाधव ने जीता था और ये मेडल था हमारा कौन सा? कांस्य बोले तो ब्रॉन्ज था। क्या था? ब्रॉन्ज मेडल था। और दोस्त केडी जाधव ने जीता किस स्पोर्ट में जीता? कुश्ती में जीता था। किसमें? रेसलिंग में जीता था, रेसलिंग में। भारत के लिए पहला सिल्वर आया सन 2004 में, जो जीता था राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने। कितने दोस्त बता सकते हैं 2004 के जो ओलंपिक थे वो कहाँ पर हुए थे? राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने जीता था, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने जीता था। ये क्या था? ये सिल्वर था। और 2004 में हुए थे आपके एथेंस में ओलंपिक। कहाँ पर? एथेंस में। भारत के लिए जो पहला व्यक्तिगत मेडल जीता आपका जो गोल्ड है दोस्त, वो जीता है अभिनव बिंद्रा ने। बताइए किस वर्ष जीता? अभिनव बिंद्रा जी ने, नीरज चोपड़ा जी ने भी जीता, वो दूसरे हैं। अभिनव बिंद्रा ने जीता आपका सन 2008 में ये जीते थे। और मुझे बताइए 2008 के ओलंपिक कहाँ हुए थे? सबका आंसर देखना चाहूँगा। इन्होंने जीता है दोस्त आपका शूटिंग में। ऐसे ही राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी किस में जीते हैं? वो शूटिंग में जीते हैं। किस में जीते हैं? शूटिंग में जीते हैं। 2008 के जरा बताएंगे। बहुत सारे बच्चों का आंसर आया बीजिंग में। कहाँ पर? बीजिंग में इन्होंने जीता था। बीजिंग यानी चाइना में इन्होंने जीता था। तो भारत ने कब भाग लिया? 1920 में। आपसे पूछे शीतकालीन खेलों में भारत ने कब भाग लिया? शीतकालीन ओलंपिक में भारत ने कब भाग लिया? तो भारत ने भाग लिया है शीतकालीन ओलंपिक में 1964 में, 1964 में। क्या बोलोगे? 1964 में। क्या बोलोगे? 1964 में हमने ये जीता था, तो मतलब भाग लिया था। ठीक है,
निम्नलिखित में से किस अधिकार को 44वें संविधान संशोधन, जो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम आपका आया 1978 में, के द्वारा मूल अधिकारों की सूची से यानी फंडामेंटल राइट की सूची से हटा दिया। फंडामेंटल राइट में पहले वो होता था, अब उसको हटा दिया गया। एक बच्चे का कमेंट दिखाओ जरा, उसने लिखा था अभिनव बिंद्रा जी की बुक का नाम इज शॉर्ट एट हिस्ट्री। मैं इस बच्चे का नाम देखना चाहूंगा जो इस तरह के रिलेटेड आंसर अभी मैंने पढ़ा था कमेंट में, आपने शायद वो ऊपर पहुंचा दिया। ढूंढ के दिखाओ बच्चे का नाम। तो क्या बोलेंगे, स्वतंत्रता का अधिकार क्या हटा दिया गया? नहीं जी, स्वतंत्रता के अधिकार की अगर हम बात करें आर्टिकल 19 से 22 तक आता है। स्वतंत्रता का अधिकार एकदम से सही है। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18, क्या ये हटा दिया गया? नहीं भैया, ये नहीं हटाया गया। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 26, क्या ये हटा दिया गया? जी नहीं। 25 से 28 कहेंगे, 25 से 28 क्या ये हटा दिया गया? नहीं। संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया, जो पहले आर्टिकल 31 में हुआ करता था, और 19(1)(f, क्या बोलोगे? 19(1) के F को, इनको क्या कर दिया गया? दोनों को हटा दिया गया। इसको मौलिक अधिकार से क्या बना दिया गया? इंदिरा गांधी जी के द्वारा। पहले ये मौलिक अधिकार था, इसको मौलिक अधिकार से हटा करके क्या कर दिया? कानूनी अधिकार बना दिया। किस अनुच्छेद में अब ये है बताएंगे जरा? कानूनी अधिकार इसको बना दिया, और किस अनुच्छेद में ये है? तो आप बोलेंगे आर्टिकल 300 क में है इसकी स्थिति। आर्टिकल 300 क में ये वर्तमान में है। क्या बोलोगे? वर्तमान में है। सॉरी, इंदिरा गांधी जी नहीं थी तब गवर्नमेंट में, ये काम हुआ था, प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। जाट गेमिंग नहीं, सॉरी, जतिन गेमिंग कह रहे सर, बहुत मजा आ रहा है पढ़ने में। और मोनू RWA थे जिन्होंने अभी आपका बिंद्रा जी की बुक का नाम लिखा था। बहुत गजब। नेक्स्ट है जी, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो बलात्सरम को, यानी कि जबरदस्ती आप किसी से कोई कार्य करा रहे हैं उसको प्रतिषिद्ध करता है, यानी उस पर रोक लगाता है कि आप किसी से जबरन कोई कार्य नहीं कर सकते? क्या बोलोगे? अनुच्छेद 20 है, या आर्टिकल 22 है आपका, या आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 23 है? आपको चारों पता होने चाहिए दोस्तों। बोलेंगे भाई फटाफट से, क्या बोलेंगे? अनुच्छेद 20 में बताई गई ये बात, 22 में, 21 में, या फिर 23 में? भैया जी अनुच्छेद 23 में ये बात बताई गई है। 21 क्या बताता है? कल मैंने आपको बताया था। आर्टिकल 21 जो पढ़ा दिया वो उत्तर आपको बताना है। तो आर्टिकल 21 बताता है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, यानी राइट टू लाइफ बताता है, जीवन का अधिकार बताता है, और साथ में आपका दोस्त मनपसंद खाना, आपका जो मन करे। जैसे लड़कियां चिल्ली पटेटो खाती हैं तो आर्टिकल 21 के तहत उनको अधिकार है। आपकी कल शादी होगी, भाभी जी से मना नहीं कर सकते हो तुम कि तुम मोमोज नहीं खाओगी। मनपसंद शादी किस अनुच्छेद के तहत आप कर सकते हैं? आर्टिकल 21 के तहत मनपसंद शादी, ठीक है। भाभी जी अपनी मनपसंद शादी मतलब आप सही करेंगे, चिंता करने की बात नहीं है। विदेश में घूमने का अधिकार, क्या बोलोगे? देश में तो 19 में है, विदेश में घूमने का अधिकार मेनका गांधीवाद के द्वारा, ये किस में है? आर्टिकल 21 में है। किस में है? आर्टिकल 21 में है। आर्टिकल 22 की अगर हम बात करते हैं दोस्त, 22 में बताया गया है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। आप लोग 20 में बताओ क्या है? कुछ दशाओं में जो गिरफ्तारी से संरक्षण है, ठीक है, गिरफ्तारी से संरक्षण है, वो किस में बताया गया है आपका? वो आर्टिकल 22 में बताया गया है। 22 में बताया गया है, ठीक है। बोलेंगे क्या मैं ठीक कह रहा हूं आपसे? बोलेंगे भी फटाफट से। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी। और अपराध दोष सिद्धि किस में बताया गया है? वो 20 में बताया गया है। अपराध दोष सिद्धि की बात किस में बताई गई है? वो 20 में बताई गई है। अपराध दोष सिद्धि की बात आर्टिकल 20 में बताई गई है, ठीक है। आर्टिकल 20 में बताई गई है, गलती नहीं करनी है। अच्छा, साथ में आप मुझे आर्टिकल 24 भी बता दो, क्योंकि पिछले तो हमने कल कर लिया। आर्टिकल 24 तो 14 वर्ष से कम का जो बच्चा है, 14 वर्ष से कम के जो बच्चे हैं, उनका बच्चों का कारखानों में जो नियोजन है, यानी कारखाने में उनको काम करा रहे हैं, तो कारखानों में जो नियोजन है वो प्रतिषेध है। कारखानों में जो नियोजन है वो क्या है? वो प्रतिषेध है, यानी कि उस पर रोकथाम है, आप नहीं करा सकते हैं कोई काम। क्या बोलेंगे? कोई कार्य आप नहीं करा सकते हैं। नेक्स्ट है जी, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? दोस्त अभी दिल्ली पुलिस में आपका शुरुआत के 3-4 दिन के एग्जाम में शिफ्ट में हर किसी में प्रश्न
आया आपका मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य, ठीक है, एक मगध साम्राज्य हुआ आपका यूपी बिहार वाले क्षेत्र में। क्या बोलोगे, कहाँ पर हुआ ये, यूपी और बिहार वाले क्षेत्र में मगध साम्राज्य हुआ। इस पर 4 वंश हुए, HSNM, हसना मना है, हसना मना है। क्या बोलोगे, पहला वंश था हर्यक वंश, क्या बोलोगे, हर्यक वंश। दूसरा वंश हुआ, ये क्रम बहुत पूछा जाता है, शिशुनाग वंश हुआ। तीसरा हुआ दोस्त आपका नंद वंश हुआ, और नंद वंश का खात्मा करके आया मौर्य वंश। क्या बोलोगे, इन सब के बारे में धीरे धीरे जानकारी दूंगा। हर्यक वंश का जो संस्थापक है वो था बिंबिसार। कौन, बिंबिसार। शिशुनाग वंश का जो संस्थापक है वो शिशुनाग ही था, शिशुनाग ही था। नंद वंश का जो संस्थापक है, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं हम, फाउंडर लिख रहे हैं, और नंद वंश का जो संस्थापक है वो था महापद्म नंद। क्या बोलोगे, महापद्म नंद। और मौर्य वंश का जो संस्थापक था वो था आपका चंद्रगुप्त मौर्य। क्या बोलोगे, चंद्रगुप्त मौर्य था। तो मौर्य वंश का दोस्त क्या बोलोगे, संस्थापक तो हमने जान लिया, संस्थापक कौन है, वो चंद्रगुप्त मौर्य है। लेकिन उन्होंने पूछा अंतिम सम्राट कौन था, तो आप कहेंगे अंतिम सम्राट ये मौर्यों का भी और साथ में मगध, क्योंकि ये मगध का अंतिम वंश है, तो मगध का भी अंतिम सम्राट पूछे तो बृहद्रथ होगा। क्या बोलोगे आपका, अगर मैं मौर्य वंश की बात करूं, मौर्य वंश की बात करूं, यहाँ से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो इसका शासनकाल कब से कब तक था मौर्य वंश, 322 BC से लेकर के 322 BC समझ रहे हैं, 2023 में 322 जोड़ लो, तो इतने साल पहले की बात मैं आपसे कर रहा हूं। तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम बताओ क्या था, गद्दी पर कौन आया, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी, वो बिंदुसार आया। कंफ्यूज मत होना, वो बिंबिसार है, ये बिंदुसार है। बिंबिसार है आपका हर्यक वंश में, और फिर आया अशोक महान। क्या बोलोगे, अशोक महान, ठीक है। आप इतिहास पढ़ेंगे तो आप जानेंगे अशोक महान क्यों कहते हैं। क्या बोलेंगे, 322 से लेकर के 298 BC, 24 वर्षों का इसका शासनकाल है। 298 से लेकर के 273 BC, और 273 में अपना अभिषेक नहीं कराया था अशोक महान ने, 269 में। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अशोक का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ था, तो 269 BC से लेकर के 232, ये आपको याद रखने ही होंगे, हर हाल में याद रखने होंगे। सौरभ यादव जी ने मुझसे भी पहले उत्तर लिख दिया था कि अशोक महान का शासनकाल। मेरे दोस्त, मैं ऐसे स्टूडेंट्स चाहता हूं। निम्नलिखित में से कौन मेवाड़ के महाराणा थे, उन्होंने संगीत पर संगीत राज नामक पुस्तक की रचना की। संगीत पर, क्या बोलोगे, संगीत पर संगीत राज नामक पुस्तक की रचना की। महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा। क्या बोलोगे भैया, महाराणा कुंभा थे, जो महाराणा रहे 1433 से लेकर के 1468 तक। इन्हीं का जो उपनाम है, या बोले तो उपनाम इन्हीं का है, महाराणा कुंभकर्ण। क्या बोलोगे, महाराणा कुंभकर्ण, इन्हीं को हम कहते हैं। बोलेंगे जी, महाराणा कुंभकर्ण इन्हीं को कहते हैं। ये पता है दोस्त कौन से राजवंश से हैं, ये उसी राजवंश से हैं जिससे छत्रपति शिवाजी महाराज थे, ये उसी राजवंश से हैं जिससे महाराणा प्रताप थे। तो कौन सा वंश है इनका, आप बताएंगे। तो आप कहेंगे भैया ये सिसोदिया वंश के थे। किसके थे, सिसोदिया वंश से इनका संबंध है। किससे है, सिसोदिया वंश से इनका संबंध है। और इनका जो निर्माण कार्य है वो बहुत प्रचलित है। निर्माण कार्य, दो तीन चीजें इन्होंने प्रमुख बनवाई। एक तो विजय स्तंभ किसने बनवाया, आपसे पूछे विजय स्तंभ किसने बनवाया, विजय स्तंभ इन्होंने ही बनवाया, जिसकी ऊंचाई है दोस्त, आपका एग्जाम में पूछी जाती है 37.19 मीटर, यानी कि 122 फीट में हम कह सकते हैं 122 फीट है। ठीक है, एक इन्होंने बनवाया आपका। दूसरा मुझे बताएंगे महाराणा कुंभा ने और क्या बनवाया, आपका एक कुंभलगढ़ का किला इन्होंने बनवाया। और चीन की दीवार के बाद में दूसरी सबसे लंबी दीवार किसकी है, आप लोग जानते हैं सबसे लंबी दीवार किसकी है, चीन की दीवार है। और कुंभलगढ़ का किला ऐसा है, कुंभलगढ़ जिसकी 36 किलोमीटर की दीवार है, कुंभलगढ़ का किला जो है ये दोस्त याद रख लेना, सेकंड लंबी दीवार है दुनिया में। तो एसएससी इसको पूछ चुका है, दूसरी लंबी दीवार कौन सी है। और अगर विजय स्तंभ से प्रश्न पूछे तो विजय स्तंभ बहुत प्रचलित है। और देखो विजय स्तंभ से क्या उपनाम बनता है,
जरा नोट करना, विजय स्तंभ का जो उपनाम है, विजय स्तंभ महाराणा कुंभा ने बनवाया। विजय स्तंभ का जो उपनाम है, इसका किस नाम से इसको जाना जाता है? तो विजय स्तंभ को जाना जाता है भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश। क्या बोलोगे? भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश किस इमारत को कहा जाता है? भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश, ठीक है, विश्वकोश। और साथ में हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर। क्या बोलोगे? सॉरी, हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर। क्या बोलोगे? देवताओं का अजायब घर किस इमारत को कहा जाता है? तो आप कहेंगे भैया विजय स्तंभ को कहा जाता है। किसको? विजय स्तंभ को कहा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे आएंगे। नोस्ट क्या पूछ रहे हैं बच्चा, दिखाओ। भैया पार्टीशन के समय गांधी जी ने कुछ क्यों नहीं किया? दोस्त इसके लिए आपको इतिहास की क्लास पढ़नी पड़ेगी। ज्वाइन द हिस्ट्री क्लासेस ऑफ नवीन शर्मा। निम्नलिखित में से किसने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। कौन वो व्यक्ति हैं? मैंने अभी बताया था शायद आपको क्लासेस में। गजब सा उत्तर आना चाहिए, उतना ही शानदार। क्या बोलोगे? द्वारकानाथ टैगोर? नहीं जी, विलियम जोन्स ने। किसने? विलियम जोन्स ने की। क्या उद्देश्य था इसका? ये भारत में एक जज बन के आया था। इसका उद्देश्य था कि भारत के जितने भी ग्रंथ हैं उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया जाए। ये समझ गया, भारतीय ग्रंथों में जो ज्ञान है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए ताकि यूरोपीय लोग भी पढ़ पाए। तो इसने क्या किया? 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाई। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इसी एशियाटिक सोसाइटी ने 1789 में बहुत पूछा जाता है अभिज्ञान शाकुंतलम का, इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम जो संस्कृत में था, ठीक है, उसको इन्होंने क्या कर लिया? ट्रांसलेट कर लिया। अभिज्ञान शाकुंतलम को ट्रांसलेट किया। तो इसका ट्रांसलेशन किस वर्ष हुआ? का अनुवाद, या बोले इसका ट्रांसलेशन, क्या बोलोगे? इसका ट्रांसलेशन किस वर्ष हुआ? तो आप मुझे बताएंगे हमेशा। मुझे बताओ अभिज्ञान शाकुंतलम को किसने लिखा है? तो क्या बोलोगे? महाकवि कालिदास ने इसको लिखा है। किसने लिखा है? महाकवि कालिदास ने इसको लिखा है। और इसी एशियाटिक सोसाइटी से अन्य प्रश्न बनते हैं। कैसे जी? एशियाटिक सोसाइटी हमारे पास 4-5 होती है जिनसे हम कंफ्यूज होते हैं। 1784 पूछे तो क्या बोलोगे? एशियाटिक सोसाइटी हो गई जी, जो प्रश्न में दी हुई है। एशियाटिक सोसाइटी हो गई, कभी गलती भैया हम नहीं करेंगे। और अगर आपसे पूछ ले द एशियाटिक सोसाइटी कब बनी, ये बताओ। द नाम लगते ही आपका ये एक अलग संगठन हो जाता है। द एशियाटिक सोसाइटी कब बनी? तो आपका आंसर आएगा 1825 में। वहीं पर 1832 की सोसाइटी मत भूलना, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये अलग है। द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ये कब बनी? 1832 में बनी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कब बनी थी? ये 1832 में बनी। लेकिन यहीं पर लिख दे द एशियाटिक, द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, तो प्रश्न अलग बन जाएगा। द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ये कब बनी? तो क्या बोलोगे? सोसाइटी ऑफ बंगाल ये बनी थी भैया हमारी किस वर्ष में? आपका 1936 में, 1936 में। कब बनी? 1936। क्या बोलोगे? 1936। निम्नलिखित में से कौन सा शिखर है जो झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है? किसी भी राज्य की सबसे ऊंची चोटी एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गदेश दुर्गेश ने लिखा है, क्या सॉरी गदेश नहीं, क्या नाम? गडरिया दुर्गेश ने लिखा है, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। बहुत खूब लिखा आपने। उनके दरबार में 9 रत्न रहते थे, जिनमें से आपका महाकवि कालिदास से लेकर के वराहमीर से लेकर के आपका छपणक से लेकर के आपका, अगर हम बात करें चिकित्सा के क्षेत्र वाले, धन्वंतरी से लेकर के बेताल से लेकर के आपका अमर कोश के लेखक आपके अमर सिंह से लेकर के 9 प्रमुख लोग रहते थे। बहुत शानदार दोस्त, वेरी गुड। तो क्या बोलेंगे? झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? पारसनाथ। और पारसनाथ को ही हम कहेंगे किसका? कौन सी पहाड़ियों में पड़ेगा ये? तो जो छोटा नागपुर का पठार है उसकी सबसे ऊंची चोटी। ऐसे भी प्रश्न बनता है। तो क्या बोलोगे? छोटा नागपुर की सबसे ऊंची चोटी है। छोटा नागपुर की सबसे ऊंची चोटी जो पठार है, ठीक है, उसकी सबसे ऊंची चोटी ये स्थित है। मुझे बताएंगे राज्यवार नंदा देवी कहाँ
कहाँ पर स्थित है? ये किस राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत है? मैं पूछूं कंचनजंगा, कंचनजंगा किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? कंचनजंगा। मैं बोल दूं कांगतो किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? कांगतो। मैं बोल दूं गुरु शिखर किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? गुरु शिखर किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? आप मुझे बताएंगे अमसोत किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? अमसोत किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? मैं आपसे पूछ लूं दोस्त शिलोंग पीक किस शिलोंग पीक किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? क्या बोलोगे? शिलोंग पीक किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? शिलोंग पीक नाम आएगा आपका। धूपगढ़ किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? धूपगढ़ आपका। गिरनार किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? दमाली किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? देमाली पूछ लूं मैं आपसे। और मैं पूछ दूं डोडा बेट्टा किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? ये सब प्रश्न बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं। नंदा देवी की अगर हम बात करें दोस्त, नंदा देवी बताना इन दोनों में सबसे ऊंची कौन सी है? तो नंदा देवी की बात करें 7816 मीटर की, ये उत्तराखंड में है। कहां पर है? उत्तराखंड की ऊंची चोटी है। कंचनजंगा आपका कहां पर? कंचनजंगा सिक्किम की सबसे ऊंची चोटी है और 8586, इसकी हाइट मत भूलना दोनों की, 8586 मीटर की है। कांगतो अरुणाचल की है, काफी ऊंची चोटी है ये भी, लगभग 7000 मीटर के आसपास। गुरु शिखर 1722 मीटर के साथ में राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। अमसोत शिखर कहां का सबसे ऊंचा पर्वत है? तो क्या बोलोगे भैया? यूपी की सबसे ऊंची चोटी है अमसोत, 957 मीटर के साथ में, 957 मीटर के साथ में। शिलोंग पीक आपसे पूछे कि शिलोंग पीक कहां की सबसे ऊंची चोटी है? मेघालय की है। धूपगढ़ आप बताएंगे सारे दोस्त मुझे। गिरनार की अगर मैं बात करूं तो ये गुजरात की है। कहां की? दमाली उड़ीसा की चोटी है सबसे ऊंची, उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी है। डोडा बेट्टा ये तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है। कहां की? तमिलनाडु की। डोडा बेट्टा 2636 या बोले 2637 ही कहें तो ज्यादा सही है, 2637 मीटर की चोटी है। धूपगढ़ की दोस्त अगर हम बात करें तो क्या बोलोगे? मध्य प्रदेश। सारे दोस्तों का उत्तर आना चाहिए। और जैसा कि उत्तर दिख भी रहा है, अमन गुप्ता, मेहरौली, मेरे दोस्त, टू मच लव यू, बहुत सारा प्यार। चले जी आगे, ये आपको हमेशा पता होनी चाहिए, महत्वपूर्ण चोटी है। भारत के योजना आयोग को रिक्त स्थान में नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। मैंने कल आपको बताया कि कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो बीच में रह गई थी, जिसका काल तो होना था 2012 से 17, लेकिन नहीं हो पाया था क्योंकि 2012 से 15 में ही इसको क्या कर दिया गया था? खत्म कर दिया गया था। तो क्या बोलेंगे? इसकी जगह क्या आ गया था? 2015 में दोस्त नीति आयोग आ गया था। ठीक है, आपसे कभी पूछे योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन का गठन कब हुआ था? बोले प्लानिंग कमीशन। तो प्लानिंग कमीशन बना था 15 मार्च 1950 को, और इसको दोस्त जो रद्द कर दिया गया, रद्द हुआ 17 अगस्त 2014। दोनों डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 17 अगस्त 2014 को तब हम लेकर के आए थे नीति आयोग। नीति आयोग आया था 1 जनवरी 2015 को। नीति का फुल फॉर्म बताएंगे जी क्या था? नीति का फुल फॉर्म है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट, क्या बोलोगे? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या बोलोगे? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसी को क्या बोलते हैं हम? आपका क्या बोलते हैं? भारतीय, क्या बोलेंगे जी? भारतीय, आपका भारतीय, हिंदी में बोले तो भारत नहीं, सॉरी राष्ट्रीय भारत बोले तो ज़्यादा सही है, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान इसको हम कहते हैं, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। मुझे बताइए नीति आयोग का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? तो क्या बोलेंगे? ये 1 जनवरी 2015 को बना और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अध्यक्ष बताएंगे जी कौन होते हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? क्या बोलेंगे जी? हम कहेंगे आपसे जो नीति आयोग है उसके जो अध्यक्ष होते हैं हमेशा जो करंट में प्राइम मिनिस्टर होंगे। ठीक है, पहली बात तो ये याद रखें। मुझे बताइए नीति आयोग के जो प्रथम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, प्रथम सीईओ कौन थे? साथ में बताना वर्तमान सीईओ कौन है, वर्तमान चीफ एग्जीक्यूटिव
ऑफिसर कौन है? मुझे बताइए नीति आयोग के जो प्रथम उपाध्यक्ष थे कौन थे? नीति आयोग के जब ये 2015 में बना तो इसके प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? और साथ में बताना इसके वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? वर्तमान उपाध्यक्ष इसके कौन है? तो क्या बोलोगे? पीएम के नाम से कोई कंफ्यूजन नहीं। नीति के प्रथम सीईओ कौन थे? सिंधु श्री खुल्लर थे। कौन थे? सिंधु श्री खुल्लर थे दोस्त, सिंधु श्री खुल्लर थे। और आपसे पूछे वर्तमान सीईओ कौन है? बीवीआर सुब्रमण्यम है। कौन है? बीवीआर सुब्रमण्यम है। कौन है? बीवीआर सुब्रमण्यम है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। कौन थे? अरविंद पनगड़िया थे। और वर्तमान में कौन है? ये आपका प्रश्न है, करंट अफेयर्स का प्रश्न आप बताएंगे मुझको कि नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है। तो गजब क्या आएगा? अमित सिंह भूमिहार लिख रहे हैं सुमन के बैरी। क्या बोलोगे? सुमन के बैरी। क्या बोलेंगे जी? सुमन के बैरी हैं। गजब उत्तर सारे साथियों ने दिया। नेक्स्ट है जी, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अनुमानित साक्षरता दर कितनी है? 2011 की जो जनगणना थी उसके अनुसार भारत की अनुमानित साक्षरता दर कितनी है? तो क्या बोलेंगे? 74.04, 78.2, 70.01 या 83.35? क्या उत्तर आएगा? 74.04। इसका मतलब 89.68 करोड़ जो जनसंख्या थी हमारी वो साक्षर थी। तो इसकी साक्षरता एक संख्या में भी पूछी जा सकती है। लगभग कितने लोग? तो आप लगभग में याद रखिए 90 करोड़ लोग देश के साक्षर थे। कितने? 90 करोड़ लोग क्या थे? देश के साक्षर थे। मुझे बताएंगे दोस्त मेल लिटरेसी रेट कितना, पुरुष साक्षरता कितनी थी 2011 के अनुसार? 2011 के अनुसार पुरुष यानी मेल लिटरेसी रेट कितना था? साथ में आप बताएंगे कि महिला साक्षरता दर कितनी थी? महिला साक्षरता दर कितनी थी? तो पुरुष साक्षरता की अगर हम बात करें 82.14% और महिला साक्षरता थी 65.46%। सबसे पहले पर कौन रहा दोस्त? केरल रहा। केरल रहा और केरल की साक्षरता कितनी? 93.91% के साथ में। दूसरे पर पूछे तो लक्षद्वीप रहा। लक्षद्वीप एक राज्य है कि यूटी? आप बताएंगे। लक्षद्वीप पूछे तो 92.28% के साथ में ये पहला यूटी है। क्या बोले? पहला यूटी है। मैं आपसे पूछता हूं दूसरा नंबर पर कौन सा राज्य रहा? क्या बोलोगे? ये आपका यूटी है, ये स्टेट है। तो स्टेट में पहला केरल हो गया और सेकंड था दोस्त आपका मिजोरम। क्या बोलोगे? उच्च साक्षरता में दूसरा मिजोरम है जिसकी लिटरेसी थी 92 नहीं 91। क्या बोलोगे? 91.58% थी। ठीक है, 91 दूसरे पर याद रखेंगे, पहले पर भी याद रखेंगे। मुझे बताइए सबसे कम साक्षरता किसकी थी? सबसे कम साक्षरता किस राज्य की? सबसे कम साक्षरता तो आप कहेंगे भैया सबसे कम साक्षरता में आएगा बिहार। क्या बोलोगे? बिहार 61.8% के साथ में। और दूसरा आपका अरुणाचल आएगा। क्या बोलोगे? दूसरा अरुणाचल आएगा आपका 65.4% के साथ में। तो साक्षरता की रेट में ये अंतिम भी है, ऐसे भी प्रश्न बनता है कि साक्षरता की दर में सबसे अंतिम राज्य कौन सा रहा? तो बिहार रहा। कौन सा रहा? बिहार रहा। फिर अरुणाचल प्रदेश रहा। ठीक है, उसके बाद फिर राजस्थान रहा। नेक्स्ट है, जी के मान की खोज किसके द्वारा की गई थी? जी का मान ये कैपिटल जी है। देखो जी तो होता है गुरुत्वाकर्षण, तो गुरुत्वाकर्षण की बात नहीं कर रहा है, वो पूछ रहा है कैपिटल जी जो होता है। कैपिटल जी को हम क्या बोलते हैं? बोलेंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसको हम कहते हैं, यानी कि इसको हम बोलते हैं सार्वत्रिक, क्या बोलते हैं? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। क्या बोलते हैं? तो हिंदी में भी लिखा मिल सकता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है, नियतांक इसको हम कहते हैं। कितने दोस्त बता सकते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू क्या होती है? किंग ऑफ मुजफ्फरनगर कह रहे हैं 9 पॉइंट होता है इसका मान। नहीं, 9.8 तो ये है, जी होता है 9.8 तो वो गुरुत्वीय त्वरण होता है। 9.8 मीटर प्रति सेकंड वो आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर वो गुरुत्वीय त्वरण होता है दोस्त।
गुड़ते त्वरण मैंने पूछा ही नहीं है, स्मॉल जी तो मैंने पूछा ही नहीं है आपसे, ठीक है। ये पूछा है अतुल्ला चौधरी ने, ठीक बताया है, लेकिन पूरा इन्होंने भी नहीं लिखा, समझ सकता हूँ, पावर लगानी टाइपिंग में बड़ी मुश्किल होंगी। हेनरी कैवेंडिश ने, तो हेनरी कैवेंडिश ने इसको जो खोजा 1798 में, और इसकी जो वैल्यू बताई वो बताई 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है। हेनरी कैवेंडिश ही हैं जिन्होंने विद्युत इनको नहीं बोल सकते, नहीं, इनकी खोज नहीं थी वो, ठीक है। मैडम क्यूरी का नाम आप जानते हैं, मैडम क्यूरी का नाम जानते हैं आप। मैडम क्यूरी को कितनी बार नोबेल प्राइज मिला बताएंगे? इनको 1903 और 1911 में, 1903 और 1911 में 2 बार नोबेल प्राइज मिला है। क्या मिला है? 2 बार नोबेल प्राइज मिला है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। 2 बार, 1903 में इनको मिला फिजिक्स के लिए, किसके लिए? फिजिक्स के लिए, और 1911 में मिला केमिस्ट्री के लिए। तो ऐसे क्रम पूछा गया, एक बार पूछा गया एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स में कि मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल प्राइज मिले हैं, उनका सही क्रम क्या है? तो एक बार तो दिया फिजिक्स केमिस्ट्री, एक विकल्प में दिया केमिस्ट्री फिजिक्स, एक में दिया फिजिक्स फिजिक्स, और एक में दिया केमिस्ट्री फिजिक्स। आप क्या बोलोगे? फिजिक्स में मिला पहले और केमिस्ट्री के लिए बाद में मिला। गुरुजी साक्षरता से क्या मतलब है? बच्चा, जो लोग पढ़ना लिखना जानते हैं, 7 वर्ष से उम्र के ज़्यादा के वो सभी बच्चे, उससे कम नहीं, कभी पता चले पैदा होते ही पढ़ना लिखना नहीं जानता है, तो उन्होंने बोला 7 वर्ष से ज़्यादा के जितने भी बच्चे पढ़ना लिखना जानते हैं वो सब साक्षर हैं। ओके, वो सब साक्षर हैं। बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित बैक्टीरियल रोग है? क्या बोलेंगे? कौन सा ऐसा है जो जीवाणु यानी बैक्टीरिया से रोग होता है? जीवाणु से। कुष्ठ, लैप्रोसी, इबोला, इबोला जो वायरस का रोग है, ये तो इबोला वायरस होता है, इसको तो सब जानते हैं। ये विषाणु का रोग है। किसका रोग है? विषाणु का रोग है। क्या मलेरिया हो जाएगा? बताएंगे, क्या मलेरिया हो जाएगा या जलांतक रेबीज हो जाएगा? तो क्या बोलेंगे भैया? मलेरिया जो है ये प्रोटोजोआ का है, और ये किसकी वजह से होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर से। मादा, महिला मच्छर काट जाता है, मादा एनाफिलीज मच्छर की वजह से होता है। क्या बोलोगे? इसीलिए महिला मच्छर से बच के रहना है। क्या बोलोगे? मादा एनाफिलीज मच्छर, मादा एनाफिलीज मच्छर काट जाता है, इसलिए महिला मच्छर से भैया बचिए, आपको भी कहीं ऐसा ना हो मलेरिया हो जाए। कुष्ठ जो रोग है ये किसकी वजह से होता है? क्या बोलोगे? कुष्ठ रोग। इसमें क्या होता है? त्वचा सफेद हो जाती है, आपने देखा होगा, स्पॉट पड़ जाते हैं वाइट वाइट से, ठीक है। अगर हम पूछे दोस्त आपसे जीवाणु यानी कि आपके कौन कौन से रोग हैं जो बैक्टीरिया की वजह से होते हैं? डिप्थीरिया हो जाता है, प्लेग रोग। क्या बोलोगे? प्लेग मैं आपसे कभी पूछूं, आप कहेंगे जीवाणु की वजह से। निमोनिया मैं आपसे पूछ लूं, निमोनिया रोग हो गया आपका, निमोनिया रोग हो जाएगा। गोनेरिया और सिफिलिस रोग होते हैं, गोनेरिया और सिफिलिस रोग होते हैं। क्या बोलोगे? गोनेरिया और सिफिलिस रोग होते हैं। टिटनेस हो जाता है, टिटनेस, ठीक है। लोहा लिख लेता मैं अभी। टिटनेस मतलब जिसमें लोह महत्ता ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए इंजेक्शन लगाते हैं। हैजा हो जाता है, इसको कॉलेरा हम कहते हैं। टाइफाइड हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है, और टीबी हो जाता है। क्या हो जाता है? टीबी हो जाता है, टीबी हो जाता है। रेबीज किसकी वजह से होता है बताएंगे जरा? रेबीज किसकी? क्या बोलोगे? जानवर के काटने की वजह से होता है, जानवर जो काट जाता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। पानी से आदमी डरने लग जाता है, जैसे राजपाल यादव तुमने देखा हो, पानी से डरता है, पानी पानी देखा तुमने? वो कौन सी मूवी है जरा बताना? भूल भुलैया। हाइड्रोफोबिया यानी कि पानी से आदमी डरने लग जाता है। पानी से जो डर लगेगा वो किस में लगेगा आपका? तो आप बोलेंगे रेबीज में लगता है, रेबीज में, ठीक है। आगे आएंगे, नेक्स्ट है। हाल ही में किस देश ने संवादात्मक भुगतान के लिए हेलो यूपीआई लॉन्च किया है? हेलो यूपीआई लॉन्च किया है, बताएंगे। क्या बोलेंगे? किस देश ने संवादात्मक, क्या बोलोगे? संवादात्मक यानी बोल के आपका पेमेंट के लिए, बोल के पेमेंट कर पाए। इटली ने, भारत ने, जर्मनी या जापान? ये अपने प्यारे देश भारत ने किया है दोस्त। और एनपीसीआई, एनपीसीआई का फुल फॉर्म बताओ, क्या बोलते? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये काम किया एनपीसीआई ने, नेशनल पेमेंट, ये बहुत पूछा जाता है कंप्यूटर वाले पार्ट में भी। नेशनल पेमेंट कोऑपरेशन ऑफ इंडिया। क्या बोलोगे? कोऑपरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन तो सहयोग हो जाएगा, कॉरपोरेशन, संगठन बोलेंगे इसको, कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया।
कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। एनपीसीआई की स्थापना कब हुई थी? 2008 में। क्या बोलोगे? एनपीसीआई की स्थापना 2008 में हुई। एनपीसीआई के लिए एक्ट कब आया था ये पूछे तो 2007 में आया था, ठीक है। अभी एनपीसीआई ने सितंबर 2023 में एक ऐप लॉन्च किया था, आपको याद है? याद रख लेना इसको भी। एनपीसीआई ने अभी सितंबर 2023 में एक ऐप लॉन्च किया था, आपसे कभी पूछ ले इसको तो याद रखेंगे, क्या नाम था? यूपीआई, यूपीआई लाइट एक्स। क्या बोलोगे? यूपीआई लाइट एक्स। यूपीआई का फुल फॉर्म थम्स अप कर दो, कितने बच्चे जानते हैं? यूपीआई होता है यूनिफाइड, क्या बोलोगे? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ये होता है, क्या बोलोगे? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है जो 2016 में बना था। कब बना था? 2016 में बना था, ठीक है। 2016 में बना था। और अभी हेलो यूपीआई के बारे में तुमको बता दूं कि जो हमारा हेलो यूपीआई है ये आपका भारत बिल पे, क्या बोलोगे, कौन सी दो ऐप को कनेक्ट कर दिया गया? हेलो यूपीआई और भारत बिल पे को, भारत बिल पे को क्या कर दिया गया है? अब भारत बिल पे को इसको कनेक्ट कर दिया गया है। और कनेक्ट किसके द्वारा किया गया है? आपका क्या बोलोगे? किसके द्वारा कनेक्ट किया गया है? एनपीसीआई द्वारा, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया गया है, ठीक है। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक रूप से 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया है? जिसने अब यहाँ पर 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस मनाया जाएगा। और सनातन धर्म दिवस क्या बोलोगे? भारत के बड़े प्रभाव में अमेरिका आजकल, ठीक है। जॉर्जिया, क्या बोलोगे? जॉर्जिया ने भी ऐसा ही कुछ किया। जॉर्जिया ने अक्टूबर को, जो अक्टूबर का महीना है उस पूरे को हिंदू विरासत माह घोषित किया है। क्या? हिंदू विरासत माह घोषित कर दिया है। हिंदू विरासत माह घोषित किया गया है किस देश के द्वारा? अक्टूबर को तो आप कहेंगे जॉर्जिया के द्वारा, जॉर्जिया के द्वारा घोषित किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है? केंद्रीय जनजातीय किसके लिए? ट्राइब्स के लिए सेंट्रल ट्राइब यूनिवर्सिटी बन रही है। ये बनेगी दोस्त आपकी तेलंगाना में। तेलंगाना अभी हाल ही में बहुत चर्चित रहा। यहाँ पर क्या हुआ? आपका रामागुंडम एनटीपीसी परियोजना लॉन्च हुई है। रामागुंडम, क्या बोलोगे? एनटीपीसी परियोजना यहाँ पर लॉन्च हुई आपका। और विद्यार्थियों के लिए, किसके लिए? विद्यार्थियों के लिए सीएम नाश्ता परियोजना, क्या बोलोगे? विद्यार्थियों के लिए सीएम नाश्ता परियोजना लॉन्च हुई है। विद्यार्थियों के लिए सीएम नाश्ता परियोजना यहाँ पर लॉन्च हुई है, ठीक है। कहाँ पर लॉन्च हुई है? तेलंगाना में लॉन्च हुई है। और अब देख लीजिए आपका आज का होमवर्क का क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेमीकॉन इंडिया 2023 का उद्घाटन कहां किया, यानी कि किस स्टेट में किया है? इसका आंसर सारे दोस्तों से एक आशीर्वाद के रूप में कि आपका सिलेक्शन हो, हर मेहनत करने वाले बच्चे का सिलेक्शन हो। आप कमेंट में बाद में आंसर लिखना ना भूलें। जो दोस्त वीडियो में बाद में देखें तो वो भी आंसर लिखना ना भूलें। और एक वाह इस 1 घंटे की तुम्हारी मेहनत के लिए 15 सेकंड गजब से। दुनिया को हकीकत मेरी कुछ पता भी नहीं, दुनिया को हकीकत मेरी कुछ पता भी नहीं, इल्जाम हजारों हैं और खता कुछ भी नहीं। फिर से सुनिए, दुनिया को हकीकत मेरी कुछ पता भी नहीं, इल्जाम हजारों हैं और खता मेरी कुछ भी नहीं। मेरे दिल में क्या है, मेरे दिल में क्या है ये पढ़ ना सकोगे। सारे पन्ने भरे हुए हैं लेकिन लिखा कुछ भी नहीं। तो ख्याल रखिए अपना बहुत सारा। कमेंट में आंसर लिखना ना भूले। मिलते हैं कल इसी जोश के साथ में दोस्त। जो आपने शुरू किया है ये बना रहे।